5 मुतालबात हैं। इमरान खान साहब को अपील करता हूँ कि उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। अदम एतमाद के वोट तक आपको उसका टाइम देता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालबात पूरे होंगे। अभी तक मेरा कोई फैसला मैंने नहीं किया, वैसे हम नाराज हैं। सरप्राइजेज आपको प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त देंगे और 27 तारीख को सबसे बड़ा सरप्राइज है जो वो देने जा रहे हैं। सारी की सारी इत्तेहादी जमातें और हुकूमत 1 पेज पे। अगर आइन और कानून पे तो चलते तो फिर तो आज ही इनकी हुकूमत के जाने का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब के पास बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो सामने लेकर के आएंगे। ऑपोजिशन के साथ जो अदम एतमाद की वोटिंग में होगा उसके बाद वो खड़े नहीं हो सकेंगे। वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तुम्हारे पास तुर्क का एक ही पत्ता है जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड। अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना हर आदमी का हक है। इस हुकूमत के पास 10 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। 7 दिन के अंदर जो है वो उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें जूते मार के जो है वो गेट नंबर 4 से जो है वो निकाला जाएगा। 28 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश होगी। आज कौमी असेंबली में जो वादा किया गया था जनूबी पंजाब की आवाम से, वो आईनी तरमीमी बिल जो आज मैंने असेंबली में जमा करवा दिया है। गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूँ, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। इमरान खान भाग रहा है। पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। स्पीकर ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर, ये 3 जुए जो करने चले हैं शिकार, मुझे ये जुओं के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। जुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी हज कैंसिल वाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तजदीद भी करनी चाहिए थी। कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। मुल्की दारुल हुकूमत में मार्च के महीने में ही आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत तूफानी भगोलों और गरज चमक के साथ आंधियों की पेशगोई भी कर रहा है। अदम एतमाद की कार्रवाई के लिए बुलाया गया कौमी असम्बली का इजलास आज रिवायत की कार्रवाई के बाद सोमवार तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज से सोमवार तक तकरीबन 55 घंटे क्या अदम एतमाद की बाजी हुकूमत या ऑपोजिशन किसी एक फरीक के हक में वाज़ेह तौर पर पलटा सकते हैं या नहीं। 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर अवामी ताकत के मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। मुबैना तौर पर फैसला कुन ट्रम्प कार्ड और ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पोल खोलते ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जो बकौल हुकूमत ना सिर्फ मुनहरिफ अरकान बल्कि इत्तेहादियों की भी आंखें खोल देंगे और हुकूमत को ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन भी अपने कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे चुकी है। कप्तान की तमाम तर उम्मीदें भरपूर अवामी सपोर्ट से वाबस्ता हैं, जबकि अपोजिशन 172 का नंबर पूरा करने पर तवज्जो दिए हुए है। ऐसे में जब अंपायर बकौल सबके न्यूट्रल है, क्या कप्तान इनिंग्स डिक्लेयर करके मुखालिफ टीम को बैटिंग का मौका देगा या अपनी विकेट संभाल कर जारहाना हिकमत अमली से मैच को जीतने की कोशिश करेगा? यह एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में इसी अहम सियासी सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि अब तो सूरत हाल वाज़ेह आपके पास हो चुकी है, कितने नंबर्स हैं आपके पास? ये हमारे पास 172 से बहुत ज़्यादा नंबर है। अल्लाह का बड़ा करम है। आप देखेंगे जब वोट पड़ेगा, अगर हुकूमत के पास 172 के करीब भी होते ना तो आज असेंबली में लेकर आ जाते। तो आप तो 159 आज पूरे कर चुके हैं असेंबली में और कहा कि कुछ रिजर्व भी है। जी, ये 159 जो है ये अपोजिशन के लोग थे। इसमें कोई हुकूमत का MNA नहीं था और हमारे एक मेंबर जेल में हैं और 2 आज पहुंच नहीं सके। तो हमारे पास 162 अपने वोट्स मौजूद हैं। तो जो रिजर्व में आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि कुछ मुजाहिद ऐसे हैं, उन्होंने मुजाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए, जो रिजर्व में हैं, वो मुजाहिद हुकूमत के मुनहरिफ रुकन हैं या इत्तेहादी हैं? किन कौन है? वो हुकूमत से मुनहरिफ जो लोग हैं उन्होंने उनका जिक्र किया है। तो 10 से 12 तो सिंध हाउस में सामने आए थे, वही हैं या उनसे ज़्यादा लोग हैं? उससे ज़्यादा लोग हैं। कितने को, अगर कोई रफ फिगर आप हमें बता सकें, एग्जैक्ट ना बताएं, करीब बताएं। कह नहीं सकता, लेकिन मेरा 18 के करीब लोग हैं। अच्छा, और इत्तेहादियों ने क्या फैसला किया? इत्तेहादियों का फैसला भी आएगा, उन्होंने कोई फैसला किया नहीं है।
हमने सबको दावत दी है और हमें उम्मीद है कि वो मुस्बत फैसला करेंगे। जो बातचीत हुई है वो काफ़ी हौसला अफजा रही है। तो डिले किन मामलात पे इत्तेहादियों के साथ? नहीं, वो अपना फैसला करेंगे। अभी वोट होने में अगर जल्द भी सबसे वोट हुआ तो आज से 1 हफ्ते बाद होगा, और अगर देर हुआ तो फिर 10 दिन बाद होगा। तो इस 1 हफ्ते और इस कार्रवाई के दौरान इत्तेहादी इजलास में आते रहेंगे? ये कोई बातचीत हुई आपके उनसे? जी, ये उनकी मर्जी है, इजलास में आए या ना आए। आज भी कुछ इत्तेहादी मेंबरान आए थे, 4-5 लोग थे जो हाउस में बैठे रहे। अच्छा अवाज साहब, इत्तेहादियों के साथ जब आपकी मुलाकातें होती हैं, पिछले कुछ अरसे में मुतवातिर मीटिंग्स चल रही हैं, तो मीटिंग्स के दौरान खबरें ये आना शुरू हो जाती हैं कि मामलात तय पा गए हैं। अब MQM के साथ पीपल्स पार्टी की 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो ये खबरें हैं कि मामलात तय पा गए हैं। लेकिन जब बाद में प्रेस टॉक्स होती हैं तो इत्तेहादी खुद कहते हैं कि हमारे मामलात तय नहीं पाए। क्या वजह है? ये खबरें गैर मुसद्दका होती हैं। जो फैसला होगा एक ही दिन होगा, तो मामलात उसी दिन सामने आएंगे। उससे पहले ये सब क्या साराई होती है जो टीवी चैनल्स पर की जाती है। जब वो फैसला करेंगे उसका बाकायदा ऐलान कर देंगे। तो आपको अपने नंबर्स पर पूरा भरोसा है या कोई शक है जो नंबर्स आप दे रहे हैं? इंशाल्लाह। क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप उनके बंदे तोड़े तो उनके भी कुछ बंदे आपके पास हैं। जी ठीक है, वो पता चल जाएगा ना, दावे है ना। हम तो हकायक पे बात कर रहे हैं। आपको अपने सारे बंदों पे मुकम्मल भरोसा? जी, अल्लाह का करम है जी। अच्छा भाई साहब, क्या काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर नून लीग रजामंद है? नहीं, इस पे कोई, देखिए पंजाब में तो अभी कोई ना दम एतमाद हुआ है ना कुछ हुआ है, और हमने हमेशा कहा है कि हमारे जो फैसले हैं वो जॉइंट अपोजिशन के ताबे हैं। अगर जॉइंट अपोजिशन ये कहती है कि वफाक में अदम एतमाद के बाद एक मेंबर वाली जमात भी हुकूमत बनाएगी तो हम उसको मनो अन कबूल कर लेंगे। अगर पंजाब में कभी अदम एतमाद आता है, वहाँ पर भी अगर फैसला होता है तो हमें उसमें कोई, हम यहाँ पर इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, कुर्सियों की जंग नहीं है। ये तो एक मुल्क के अवाम को इस तकलीफ से निकालने की और उससे ज़्यादा बढ़कर जो निज़ाम है उसको आइन के मुताबिक करने की जंग है। यानी अगर पीपल्स पार्टी, JUI, BNP आपको कहती है कि वजारत आला दे दें अगर आप पंजाब में वजारत उज़्मा कहते हैं जी सब, देखें ये 6 जमातें तो PDM की हैं और फिर पीपल्स पार्टी और ANP भी हैं। तो अगर पंजाब में वजारत आला वाले और अदम एतमाद के मामलात आपके मुताबिक अभी डिस्कस नहीं हो रहे, तो फिर काफ लीग किन मुतालबात पे आपसे मुज़ाकरात कर रही है? उनके क्या मुतालबात हैं? नहीं, मुज़ाकरात नहीं है, मुतालबात कोई नहीं होते, बातचीत होती है कि क्यों अदम एतमाद के साथ चलें, सियासत में बातचीत होती है, आगे का क्या लाएमल होगा, ये बातें होती हैं। तो इसमें उनकी जानिब से कोई गारंटी आपसे श्योरिटी कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उनके साथ के जरिए तो फिर उनका आगे सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, आपके पास उन्हें ऑफर करने को क्या होगा? क्या ये मामला नहीं, ये बातचीत होती है कि मुस्तकबिल में सियासत क्या होगी, हुकूमतें कितना अर्सा रहेंगी, ये तमाम जो सियासी मामलात पर बहस होती है, ये जो आम सियासत का मामूल है वही चलता है। तो MQM और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं, हमें इतलात ये मिलती हैं कि जो बल्दियाती एक्ट है सिंध का, उसमें तरामीम पर रजामंद करने की कोशिश कर रही है MQM पीपल्स पार्टी को। तो क्या पीपल्स पार्टी को आप भी कन्विंस करेंगे कि MQM के ये मुतालबे माने पर? जी, वो जो मुतालबात वो नहीं है जो MQM चाहती है कि जिस तरह सूबे का और मुल्क का निज़ाम चले, तो उनकी कुछ सिफारिशात हैं उस मामले में जिस पर बातचीत होती है। उसमें बल्दियात भी हैं, उसमें वसाइल की तकसीम भी है, बहुत सी बातें हैं जो हमेशा वहाँ पर ज़ेर बहस रही हैं, तो वो आज भी हैं। अच्छा अब सब गवर्नमेंट, अब जाहिर है वो रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है, जो मुनहरिफ अराकीन है उनके हवाले से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपके सामने ही है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अराकीन आज PTI के टिकट पर लड़के आते हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो कल को फिर आपके खिलाफ भी किसी और हुकूमत का साथ दे, किसी और अपोजिशन का साथ भी दे सकते हैं अगर आप हुकूमत में हो। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का ये प्रिंसिपल स्टैंड ठीक है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन और होती है। हॉर्स ट्रेडिंग उस वक्त होती है जब आप लोगों को ख़रीद कर, वो हुकूमत आमतौर पर करती है, अपोजिशन के मेंबरान तोड़ कर ले जाती है। ठीक है। आज जो लोग अपनी जमात की मुखालफत कर रहे हैं वो हुकूमत इक़्तिदार छोड़ कर आए हैं और वो इस बात पर भी तैयार हैं कि आइन की शिक 63A 1B के तहत वो डिसीट भी हो सकते हैं, इस पर भी वो अपनी सीट की कुर्बानी देने पर तैयार हैं। तो जहाँ तक ये मामला है, हुकूमत को रेफरेंस देने की कोई जवाज़ नहीं था, और ख़ास तौर पर जब अदम एतमाद हो रहा हो। बहरहाल सदर साहब ने भी महसूस किया, वो भी इसमें हिस्सा जानबदार हो गए, उन्होंने भी उस पर साइन कर दिया। तो अब जो 63A है
जो पूरी शिक है ये 18वीं तरमीम में आई थी और वो बड़ी वाज़ेह है, उसके अंदर कोई इबहाम है ही नहीं कि क्या मामला है, उसका क्या असर है, उसका क्या प्रोसेस है और उसका क्या नतीजा है। बहुत इतनी वाज़ेह शिक पूरे आइन के अंदर कोई नहीं है। तो अगर ये अरकान मुनहरिफ डी-सीट होने के लिए भी तैयार हैं, इतनी बड़ी कीमत अदा करने को तैयार है आपका साथ देने की, आपकी तरफ से क्या गारंटी दी गई है ना? गारंटीज कोई नहीं होती, सियासत का तसलसल होता है। अगर कोई शख्स छोड़कर मेरे साथ शामिल होगा फिर मुझ पर जिम्मेदारी होती है कि उसका सियासत का तसलसल में बरकरार रखूँ। तो आप अपनी जिम्मेदारी उन्हें टिकट्स दे के अदा करेंगे? जी, जब भी जो भी तरीका हुआ उसका, कि एक सियासत है ना, वो लोग इलेक्ट हुए हैं, अपनी सीटें कुर्बान करने को तैयार हैं मुल्क के मफाद में, मुल्क के मकासद हल करने के लिए। आज एक ऐसी हुकूमत जिसका उन्होंने 4 साल साथ दिया है, लेकिन वो कहते हैं हमें नज़र आता है कि ये हुकूमत तो ना अवाम के मसाइल हल करना चाहती है, ना इसमें कोई खलूस है मुल्क के लिए, तो कहते हैं हम इसके साथ अब नहीं चल सकते। तो गवर्नमेंट इनको लोटा कह रही है और बड़े मुजाहरे भी हुए जो सिंध हाउस में लोग सामने आए थे। क्या आपके मुताबिक ये लोटा कल्चर से कैसे मुख्तलिफ है फिर? जी, लोटा कल्चर होता है जब आप मुफाद के लिए जाते हैं कहीं। इस बात का तयन कैसे हो सकता है कि मुफाद के लिए जा रहा है या मुल्की मुफाद के लिए जा रहा है? नज़र आ रहा है ना, जब मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ, कुर्बानी करने, मुझे पता है मेरी जमात मुझे निकाल देगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो ये मुश्किल बात हुकूमत के लिए ये है कि इन्हीं को अगर लोटा कह रहे हैं तो कहते हैं नहीं वापस आ जाओ बस सब ठीक है। तो बड़ी अजीब सी बात है, ज़रा इसके अंदर कुछ तजाद नज़र आता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है, आपसे भी ज़ाहिर ये राब्ते में हैं, क्या ये वापस जा रहे हैं या आपके साथ ही हैं? देखिए, वो आज़ाद लोग हैं, उन्होंने फैसला कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कोई भी शख्स वापस जाएगा। वो एक अपने ज़मीर के तहत, अपने सोच के तहत आए हैं, किसी मुफाद के तहत नहीं आए। अच्छा, गवर्नमेंट ये भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 27 तारीख को जो उन्होंने अपने 10 लाख का एक फिगर दिया है गवर्नमेंट ने भी कि बंदे इकट्ठे कर सकते हैं वो, और कयास आ रही हैं कि कर भी लें जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं। कौन सा ट्रम्प कार्ड आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास है और क्या अपोजिशन तैयार है हर ट्रम्प कार्ड के लिए? देखिए, जलसे आप 1 करोड़ का जलसा कर लें, फैसला तो पार्लियामान के अंदर होना है। तो आप 10 लाख ना लाएं, आप 172 लें तो मामला हल हो जाएगा। तो जो पार्लियामान में भी लोग हैं वो भी इन करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, तो अगर करोड़ लोग खुद उठ के आ जाते हैं वज़ीर आज़म के साथ तो फिर भी पार्लियामान के लोगों की राय मैटर करेगी? उनके नुमाइंदे हैं। जलसा करना और बात होती है, मुल्क चलाना और बात है, पार्लियामान का निज़ाम और चीज़ है। तो जो लोग आए हैं वो फैसला करके आए हैं कि वो अवाम की राय के मुताबिक आए हैं। वो जानते हैं जब बाज़ार में जाते हैं, हल्के में जाते हैं, उनको लोग क्या कहते हैं। तो जलसे तो आप खर्चा करके जितना बड़ा जलसा मर्जी कर लें, हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल कर लें, सब कुछ कर लें, जलसा तो हो जाएगा, एक रात की बात है, फिर क्या होगा। तो इसके मुकाबले में आप लोग भी ऑब्वियसली अपने लॉन्ग मार्च, जी हमारा लॉन्ग मार्च है, वो भी 28 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा इस्लामाबाद में ही। लेकिन इस्लामाबाद में ज़ाहिर आप दाखिल हो जाएंगे और इस्लामाबाद में PTI की तरफ से भी चार्ज अब कारकुन हैं, तो किसी किस्म के तसादुम का खदशा तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई तसादुम का खदशा नहीं है। तसादुम उस वक्त होता है जब हुकूमत चाहती है, अपोजिशन कभी तसादुम नहीं चाहती। और तसादुम आमतौर पर वो शख्स चाहता है जो हार रहा हो, जो जीत रहा हो तसादुम से दूर रहता है। अच्छा, अब साहब एक बात क्लियर कीजिएगा, गवर्नमेंट अब ज़ाहिर है चूंकि अदम एतमाद आपकी तरफ से लाई गई है, बंदे आप हुकूमत के तोड़ रहे हैं, इत्तेहादियों से भी मुज़ाकरात करें, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप लोग ये सारी मूवमेंट इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, यूरोपीय यूनियन को ना कहा और एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं जो उन ताकतों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या आपको वाकई गवर्नमेंट से मसला है एब्सोल्युटली नॉट का? एब्सोल्युटली नॉट है क्या? खारजा पॉलिसी हमारी है क्या? देखिए, अपनी नाकामियों को खारजा पॉलिसी से जोड़ना हुकूमत इसलिए जा रही है कि उसने अवाम को जो तकलीफ़ दी है पिछले 4 साल में, जो मुल्क की मईशत तबाह की है, जो बेरोज़गारी में इजाफ़ा किया है, जो गुर्बत में इजाफ़ा किया है, ये अमेरिका और यूरोपियन ममालिक का कसूर है। ये तो आपका कसूर है। आपको लोग, इस मुल्क के लोग घर भेज रहे हैं। ये आखिरी पत्ते होते हैं, ये आखिरी पत्ते होते हैं। इस्लाम का पत्ता इस्तेमाल कर दिया आपने, ये बैरूनी साजिश का पत्ता इस्तेमाल हो गया, पहले करप्शन के पत्ते पे चलते रहे हैं। मैंने ओपनली कहा है, आज भी दिन बाकी है यार, कोई एक केस तो बना दो। एक केस आज तक नहीं बन सका मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, 4 साल से लगे हुए हैं। ब्रॉड शीट वाले ने कह दिया मैं 21 साल लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं कितने अरब रुपया वो ले चुका है। तो ये तमाशबीनी से मामला नहीं चलेगा। अवाम का फैसला अब आ चुका है और बड़ा वाज़ेह है। तो अभी भी करप्शन पर वो कहते हैं कि जी मकसूद चपड़ासी पर तो आप लोग जवाब दे नहीं रहे कि वो कौन थे? मैंने दे दिया, बिल्कुल दे दिया।
कौन है? आपने कहा कि आपके कजन हैं। जी, मैंने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, उनके भाई वहाँ डाके डालता है। कौन सा कानून कौन सा टूटा है, उसमें पकड़ ले ना। आप नैब में केस बनाते ना, क्यों नहीं केस बनाया? 3.5 साल हो गए। आज ये वो हुकूमत है जिसको ये नहीं पता कि उनका स्पीकर अकाउंट चला रहे हैं, ये नहीं पता कि 2 गवर्नर अकाउंट चला रहे हैं। उनको भी बस के आगे फेंक दिया इमरान खान ने। वो ये डिसीट हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब को अकामे की फीस ना लेने पर डिसीट किया गया था। आज एक जमात खुद कह रही है कि मेरा स्पीकर जो 11 लोगों के नाम है, ये जो पार्टी के अकाउंट थे हमें नहीं पता, ये खुद चला रहे थे। अगर वो चला रहे थे तो फिर वो हजरात उन्होंने अकाउंट में डिक्लेयर, अपने एसेट में डिक्लेयर तो नहीं किया ना, ये तो सारे गए। इसलिए तमाशबीनी मत करें। आपके पास 3.5 साल, पौने 4 साल से हुकूमत है। एक केस आप बना सकें? 15 महीने आपने शहबाज शरीफ को जेल में रखा है। तो अगर इस किस्म की बातें मत करें, केस बनाएं, प्रोसिक्यूट करें। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और आप लोगों की मुश्तरका हुकूमत बन जाती है, जो फॉर्मूला आप लोग गवर्नमेंट का पेश कर रहे हैं, उस हुकूमत में आप लोगों के जो केसेस अभी इस वक्त चल रहे हैं वो चलते रहेंगे या आप लोग खत्म कर देंगे? बिल्कुल चलाएं। मैं इस हक में हूँ, नैब को ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के केस चलाए, वो चलाते रहें, कोई मसला नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है केस, 100% चलाएं। नैब का इदारा इसको ख़त्म करें और इनसे जवाबदेही और जवाब तलबी होगी। जो जुल्म इन्होंने किए हैं, जो उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, जो मुल्क के निज़ाम को तबाह किया है, जितना करप्ट ये इदारा है, इनको जवाब देना पड़ेगा। यानी आप ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि आप लोगों के केसेस भी चलते रहेंगे लेकिन इन पर भी केसेस आप खोलेंगे? मैं कह रहा हूँ इस इदारे को ख़त्म करें। केस उस पर खोलेंगे जो मुल्क का निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके मुताबिक अगर किसी ने करप्शन की है केस खुलेगा। लेकिन नैब जो होगी इसको ख़त्म करके आपको घर भेजना पड़ेगा, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो अब्बास साहब, मुल्की मईशत के मसाइल, खारजा पॉलिसी के मसाइल, अवाम की ज़िंदगी मुश्किल में, ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग गिनवा रहे हैं, लेकिन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आप लोगों के पास इसका हल क्या, वो आप लोग पेश नहीं कर रहे हैं? हल जादू की छड़ी में नहीं है, हल मेहनत में होता है, हल सोच में होता है, हल आप अपने तजर्बे से मामले को हल करते हैं, अपने रिकॉर्ड पर खड़े होते हैं। इस हुकूमत के पास तो कोई हल नहीं है ना। ये तो रोज़ बरोज़ मामलात में इजाफा कर रही है। हमने इन मसाइल को पहले भी हल किया है, हम फिर हल कर लेंगे। उसके लिए वक्त दरकार होता है और इंशाअल्लाह आप बेहतरी पहले दिन से देखेंगे। लेकिन उसके लिए सियासी निज़ाम का तसलसल भी दरकार होता है बासी साहब। और अब बिल्कुल रिकॉर्ड अगर देखा जाए, आपकी जो अपोजिशन में इस वक्त मुत्तहिदा जमातें हैं, ये पहले भी मुत्तहिदा हुई लेकिन फिर इख्तलाफात का शिकार हो गई। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब आप लोग हुकूमत में आएंगे, क्या आप लोग फिर भी इत्तेहाद में रहेंगे? आप इलेक्शन करवा लें, अवाम से नया मैंडेट ले लें। सबसे बेहतर हल ये है, नया मैंडेट ले लें। तो आप लोग कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएंगे अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए? मैं ज़ाती तौर पर तो फौरी इंतखाबात के हक में हूँ, लेकिन अगर ये समझते हैं कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, अगर जमातें अपोजिशन ये समझती है तो आप रिफॉर्म कर लें जो 2-3-4 महीने। लेकिन भाई साहब, रिफॉर्म्स पर भी तो अभी इख्तलाफात नहीं है आप लोगों के दरमियान, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा उसको हम मुआशी पॉलिसीज़ का मैंडेट नहीं देंगे, खारजा पॉलिसी का मैंडेट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात होंगी। तो इंतखाबी इस्लाहात तो आपकी 2017 की इंतखाबी इस्लाहात कर लें, 2-3 दिन में कर लें, इलेक्शन करवा दें। पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन में है, इसके अलावा हल है नहीं। तो अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पे क्या जो जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगी, जो जॉइंट अपोजिशन फैसला। तो नाम कौन से जिन पे गौर किया जा रहा है? नाम शहबाज शरीफ साहब सबसे बड़ी जमात के सदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। हक उनका बनता है कि अगर अपोजिशन कामयाब हो रही है तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हम जॉइंट अपोजिशन के फैसले के ताबे हैं। अगर एक जमात मेंबर की जमात भी उसको मिलता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमने कहा हम इक़्तिदार की जंग में नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये तो वो सिनेरियोस थे कि जिसमें अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। अगर नाकाम होती है अदम एतमाद आपकी जिस भी वजह से, फिर आपका लाहेमल क्या होगा अपोजिशन का? जी, फिर हम अपोजिशन में रहेंगे, यही जमहूरी असूल होता है। आप अदम एतमाद करते हैं, अगर वो नाकाम होती है आप अपोजिशन करते रहते हैं। अगर वो नाकाम गैर जमहूरी और गैर आइनी हल अमल से होती है, फिर एजिटेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक तो कोई गैर आइनी मुदाखलत नहीं है, गैर जमहूरी मुदाखलत अभी तक कोई टेलीफोन कॉल नहीं आई, कम से कम अभी शाम 7 बजे तक मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगर कोई आई तो हम के सामने तो यानी अगर अगले एक हफ्ते में खुदा अगर नाकाम हो जाती है तो फिर आप लोग ये कहेंगे गैर जमहूरी या गैर आइनी मुदाखलत हुई? नहीं, बता देंगे, उससे पहले बता देंगे, अगर वो हुई तो बता देंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाद खकार भाई हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामला इन पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद की इस सियासी हलचल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन क्या सोच रहे हैं, उनका हतमी वोट किसके पलड़े में जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन डेढ़ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आप क्या हतमी फैसला कर चुके हैं, हुकूमत का साथ देंगे या फिर अपोजिशन के पास जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। मेरी स्टोरी ज़रा डिफरेंट है और दुखी MNA हूँ मैं। PTI का मैं बागी नहीं हूँ। मैंने पहले दिन से कहा है कि मेरे इनसे जो डिफरेंसेस गरीबों के राइट्स पे चल रहे हैं वो 3 साल से चल रहे हैं। मैं इस्तीफ़ा भी एक दफ़ा दे चुका हूँ और शो कॉज भी मुझे मिल चुका है, इसलिए 3 महीने से मैं नहीं गया। अभी आज मुझे खबर मिली, मुझे ये कहा गया कि आपकी जो 5 शराइत हैं ना उनको एक्सेप्ट कर दिया गया और आपको मुबारक हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं असम्बली चला गया। जब मैं असम्बली गया तो जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था, जब वो मुझे मिले तो मैंने कहा जी मेरे काम हो गए, आपने क्लियर कर दिया। मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। तो मुझे कहते हैं कि जी आपको उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं पहले प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका हूं कई दफ़ा, मैं तो 6-7 दफ़ा मिल रहा हूं और यही मैंने मुतालबे दिए हैं। अब मिल के क्या डिफरेंस होगा? उन्होंने कहा जी आप मिलेंगे तो काम होगा। मैंने कहा सॉरी मैं मिलता नहीं हूँ, पहले मुझे काम करा के दें, ये मेरे मुतालबे पूरे करके दें, मुझे पॉलिटिकली यूज़ ना करें, पहले मुतालबे पूरे करके दें फिर मैं मिलूँगा। अदरवाइज मैं जब तक ये अदम एतमाद है उस दिन फिर अपना डिसीजन करूंगा। तो मुतालबे क्विकली अगर आप बता भी सकें हैं क्या आपके 5? सर पहला मुतालबा है कि आटा, घी, दाल, चीनी इसके रेट्स 2018 वाले करें और सब्सिडी दें। देखें सर कोई भी इमरजेंसी आ जाए आप पैसा निकालेंगे, मजबूरी है। समझ लें कि ये गरीब भूख से जो मर रहा है ये इमरजेंसी है, क्योंकि हमारे पास जो गरीब है ना वो लास्ट प्रायोरिटी है। गरीब के बारे में हम कहते हैं जो बात कर रहे हैं ना ये छोटा लीडर है, गरीब को अब हम लिफ्ट ही नहीं कराते, लेकिन असल चीज गरीब है। ये सब्सिडी दे दें, हमारे डेवलपमेंट के फंड सारे खत्म कर दें, ठीक है, ये मोटरवेज रोक दें, ये पहले सब्सिडी दे के गरीब को ये चीजें 4 चीजें कम कर दें। नंबर 1, सेक्रेटेरिएट में जो इख्तियारात नहीं दिए साउथ पंजाब में इख्तियारात दे दें। उसके अलावा CM सेक्रेटेरिएट में जो करप्शन है, जो ये पोस्टिंग्स कर रहे हैं वो सब पैसों से कर रहे हैं, मैंने भी पैसे भरे हैं एक चीज में, वो सब खत्म कर दें। और मुल्तान के लेवल पे काम है, बंद सेंटर में बच्चे दाखिल नहीं हो रहे, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज नहीं दे रहे। 6 साल से कम का बच्चा दाखिल नहीं होता, वो बेचारे मर जाते हैं। वहां पे आई सेंटर, ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर है आई का, उसको अप्रूव हो गया है, ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर शुरू होना है, खाली बिल्डिंग पड़ी है DHQ की 3 साल से, वो सिर्फ किसी अना की वजह से उसमें शिफ्ट नहीं होने दे रहे। मेरे सिर्फ यही मसाइल है गरीबों के। और जो पंजाब सूबे की ये बात कर रहे हैं, सूबा तो ये बनाते रहेंगे, सेक्रेटेरिएट को तो इख्तियारात दे दे। तो जो आप कह रहे हैं कि आपने खुद CM हाउस में रिश्वत दी है किसी काम के लिए, क्या ये शिकायत प्राइम मिनिस्टर को खुद आप कर चुके हैं? जी बिल्कुल, उनके नोटिस में है कि यहाँ सबके नोटिस में है, मीडिया के नोटिस में है, हर इंटरव्यू में मैंने कहा है। मैंने कहा उसकी शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने बैठे, मैं अगर झूठा निकला मैं इस्तीफा भी दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। अगर वो ये वाकई पैसे दिए हुए साबित हो गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा। तो डेढ़ साहब आपके अलावा और कितने मुनहरिफ अराकीन हैं जो नाराज हैं PTI के आपके देखें ना मैं गया हूँ अपना आपके सिंध हाउस में, ना मेरी अपोजिशन से कोई रब्ता है, ना मेरा उन अरकान से रब्ता है। मेरा जो केस है दैट इज अ डिफरेंट इशू। मैं PTI में शुरू से लोगों के गरीबों के लिए लड़ता आ रहा हूं, और अगर देखें अगर मैं उनके साथ होता आज मैं असम्बली जाता। आप खुद सोचें, अगर मैं असम्बली गया हूं तो मुझे यही खुशी थी कि मेरे मुतालबे माने गए हैं। असेंबली में बाकी जो PTI के MNAs हैं उनका आज आपके साथ रवैया कैसा था? मैं जिनको 2, 3, 4 मैं मिला हूं ना, जो 5, 7 को मेरे साथ ठीक थे। मैंने कहा यार मेरे मसले हल करवा दो, कहते जी हम मसले हल करवाते हैं, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को मिले। मैंने कहा नहीं मिलूंगा नहीं, पहले मेरे मसले हल करो फिर मिलूंगा। पहले 6-7 दफा मिला हूं, कौन सा उन्होंने मेरी इज्जत रखी? अच्छा डेढ़ साहब एक रेट लिस्ट आई है, जो बागी अराकीन हैं वो इतने में बिके हैं, आपका भी शायद उसमें कोई 20 करोड़ शायद कहा है कि 20 करोड़ में आप बिके हैं। मुझे दुख 20 करोड़ का दुख मुझे यही खाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं पता कि पैसे लेने वाला कौन है और कौन लेने वाला नहीं है। अब मेरा दिल तो चाहता है मैं उनके ऊपर कोई ऐसा तंज करूं जिससे उनका दिल भी
मसलन अगर मैं ये कहूँ कि उनका किचन कोई चला रहा है तो उनको कितनी तकलीफ होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, ऐसी बातें हम भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा रसूल की कसम है आज तक लगाया है, खाया नहीं है। 40 करोड़ की ज़मीन दी है। मेरे बाप दादा ने जब पाकिस्तान बना था उन्होंने 10 साल मुहाजिरीन को लुक आफ्टर किया है। मैंने 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे जो हैं मैंने वो बेच के सियासत पे लगाए हैं, बड़े बड़े लीडरों पे, सारी दुनिया जानती है। और अल्लाह की मेहरबानी से अगर कोई बयान इल्ज़ाम लगाना भी था ना, तो फिर 40 करोड़ की जिसने ज़मीन दी है उसको 20-22 करोड़ का क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? फिर 4 अरब का तो लगाएं, ऊपर लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका केस डिफरेंट है, आप भी गरीब की बात कर रहे हैं। नूर आलम खान साहब का बयान सामने है, वो भी कहते रहे कि वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी गरीब के लिए आवाज़ उठाते रहे। ये सबका मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम है और प्राइम मिनिस्टर शायद मिल नहीं रहे। कितने अरकान ऐसे हैं जो नाराज हैं या जो शिकवे करें? नूर आलम साहब का फ्लोर पे अकेले नहीं, मेरा भी 7 मुतालबे हैं और मैं दो दफ़ा पहले इस्तीफ़ा भी दे चुका हूँ और एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे, एक दफ़ा शो कॉज ले चुका हूँ। सारे अरकान जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं देखें, मैं इस तरह तो नहीं मिला ना जो आजकल बागी हैं। जब इससे पहले असम्बली में मुलाकात होती थी ना, मैंने एक एक बंदे को मैं मिला, हम जैसे जो थे, मैंने 45 बंदे गिने जो इनसे तंग थे और वो कहते थे कि या अल्लाह हमें ये इज्जत भी नहीं दे सकते, हमारे हल्के के काम तो काम रह गए। 45 MNA थे वो। तो डेढ़ साहब, आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि आप भी कह रहे हैं कि गरीब ऑब्वियसली पिस रहा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं 10 लाख बंदा वो 27 मार्च को लेकर आएंगे, इकट्ठा करेंगे इस्लामाबाद में। आपके हल्के से बंदे आएंगे, आप खुद आएंगे? मेरी बात सुने, मेरे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक मैं पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ में साथ नहीं दूंगा। और अगर इन्होंने मुतालबात पूरे न किए, मैं आखिरी दिन जो है ना वो ऐलान करूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जुल्म एक और किया है, सुबह मुझे मैसेज दिया तुम्हारे मसले हल करते हैं, उधर जाके तकरीर कर दिया आज जलसे में कि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। फिर अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं वाकई इस बारे में सोच रहा हूं कि मैं हत्ता की इज्जत का दावा करूं कि जो पैसों का हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं अब मेरा यही इरादा है, जो इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया पैसों का उसके लिए मैं हत्या। तो ठीक है, आखिर में जरा यस और नो में आप मुझे बताइएगा, जो इनका मुतबादिल है, अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है और जो अपोजिशन अपनी मुश्तरका हुकूमत बनाती है, उनसे उम्मीद है आपको कि वो ये मसले हल करेंगे? मेरा दिल तो ये चाहता है कि अब मैं सियासत ही छोड़ दूँ, अब मैं इस्तीफ़ा दे के सब घर चला जाऊँ और सियासत छोड़ दूँ, कोई और काम करूँ। मेरे जो दोस्त दुखी हैं ना, मुझे उनका डर है, जिनके ऊपर जुल्म होते हैं गरीबों के ऊपर, तो मैं उनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे साया बनाया हुआ है। और मुझे जो टिकट भी मिली थी मैंने धरने से ली थी, और धरने वाली टिकट ज़बरदस्ती ली जाती है, पार्टी नहीं देती। इन्होंने दे दी थी बोसन को टिकट। और आखिरी बात ये करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मिशन अल्लाह और रसूल की खुशनुदी में गरीब की खिदमत है। मैं उसके लिए जंग लड़ता रहूँगा, चाहे कुछ मीडिया के लोग जो ऐसे हैं जो मुझे गलत शो करते हैं। यार आप शो कर लो जैसे करना है भाई, मेरा सहारा अल्लाह पे है, मुझे अल्लाह ने इज्जत देनी है और मैं गरीब के लिए स्टैंड लेके खड़ा हूं। मेरे मुतालबे पूरे ना हुए, मैं फैसला अपने आखिरी दिन करूंगा और दुनिया देखेगी। डेढ़ साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो अलग-अलग जलसों में ये कहा है कि वो आप लोगों के वालिद की जगह, वो कह चुके हैं ये, और वो आप लोगों से दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप लोग वापस आएँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मुश्किल है, पिछले 30 साल का गंद है प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, उसे साफ करना है। क्या आपको प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों में भरोसा नहीं? एक काम बता दें कोई हुआ हो, एक काम। पुलिस रिफॉर्म्स, लोग इस्तीफा दे गए दिल तोड़ के। एजुकेशन रिफॉर्म्स आज तक वो नहीं हुआ। एक जो ये ला रहे थे करिकुलम, एक ला रहे थे, ये एक कोर्स ला रहे थे, वो नहीं हो सका। आप इसको एग्रीकल्चर को ले लें, एग्रीकल्चर में इन्होंने, मैं एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर हूँ, हमने नीचे से भेज के सारा प्लान करके इनको पॉलिसीज भेजी। आगे जो एग्रीकल्चर के माफिया, जो इनके मुशीर बैठे हैं, जो माफिया है, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए। इनकी पुलिस की पॉलिसीज, इनकी जुडिशियल रिफॉर्म्स देखें, अभी तक इन्होंने जज नहीं लगाए। वो कहते हैं जी हम जुडिशरी के कहने पे जज नहीं लाओ। भाई जुडिशरी का फील्ड है, उन्हीं को दो इख्तियार लगाने दो जज। कोई ऐसा काम आप देखें, हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं, खास तौर पे मुल्तान में। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इनको एक लिस्ट दी कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए, लोग मर रहे हैं वहां पे। जो आईसीयूज हैं, आईसीयू में एक बच्चा आया, उसके हाथ, उसको जो है उसके माँ बाप आए, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ का, 1 लाख का इसे इंजेक्शन लगता है। तो माँ बाप कह रहे हैं अब इससे बेहतर है ये मर जाएगा तो हम दूसरा पैदा कर लेंगे। यानी कि 1 लाख का इंजेक्शन गवर्नमेंट नहीं दे सकती। सेहत कार्ड पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। सेहत कार्ड सर, वो सेहत कार्ड पे जिस तरह लूटा जा रहा है उसकी स्टोरी रहने दें फिलहाल। उसके बाद
वहाँ बर्न सेंटर में बच्चे 6 साल के दाखिल नहीं हो सकते। एक बच्चे का हाथ कट गया तो वो मजबूरन वहाँ ले गए, तो उन्होंने कहा इसको जुड़ सकता है, उन्होंने कहा नहीं वाट दो, उसको काट दिया गया। सर इतना वहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। सर इतने जुल्म हो रहे हैं। अब ये जुल्म अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये क्यों आए हैं? ये सिर्फ तकरीरें करके ये बताने कि हम दुनिया बदल के रख देंगे। अगले आएंगे वो जुल्म कंट्रोल कर लेंगे। सर देखें, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनसे भी लड़ पड़ेंगे। हमारा काम है डिलीवर करना, हमारा काम है, हम किस चीज के एमएनए हैं, हम डिलीवर करवाएं। मुझे ये लगता है कि देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, मैं उनकी फेवर में नहीं जा रहा, एक सच है। ठीक है, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, उनको ये कह दो ना ये गलत काम है, उस पर एक्शन ले लेते हैं, लोगों को हथकड़ियां लगा देते थे। ठीक है, ये तो ऐसे लगता है कि उनके साथ मिल जाते हैं। मुकमुका है इनके सीएम का, किस किस का मुकमुका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद संदेर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई के हवाले से आज इजलास का इनेकाद हुआ और रवायती कार्रवाई के बाद इजलास को अब सोमवार तक मुलतवी कर दिया गया है और सोमवार को तहरीक अदम-ए-एतमाद पर कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। इसके साथ साथ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस के तौर पर वो तशरीह चाह रहे हैं मौजूद जज साहिबान से भी। वहाँ पर भी एक कानूनी और आइनी मामला जो है इस वक्त ज़ेर बहस है। इस वक्त हुकूमत के पास कानूनी और आइनी ऑप्शंस क्या हैं और तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से आइनी तरीक़ाकार के तहत ये कार्रवाई ऐवान की मजीद आगे कैसे बढ़ेगी, इन तमाम तर आइनी और कानूनी उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले जरा हमारी रहनुमाई अब ये फरमाइएगा कि आइनी तौर पर अब कब तक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई हो सकती है इस कौमी असम्बली के इजलास में? देखिए, अब जब सोमवार को इजलास होगा तो उसके बाद जल्दी से जल्दी 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन ये अरसा है जिस दौरान वोटिंग होना है तहरीक अदम-ए-एतमाद पर। तो सर इसमें क्या ये भी कोई स्पीकर के पास प्रोगेटिव है कि वो मंडे को इजलास बुलाएं और फिर इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दें? देखिए, आईनी या कानूनी ताकत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पीकर ऐसा कर दे तो ये एक अफसोसनाक बात होगी और जाहिर है फिर क्या किया जाएगा। अदालत जाएंगे लोग, अदालत आमतौर पे एतराज करती है इन मामलात में, पार्लिमानी मामलात में दखल अंदाजी से। लेकिन अगर ये वाजे हो जाए कि एक फरीक जो है वो आईनी और कानूनी जो कवायद हैं उनके मुताबिक चलने को तैयार नहीं है, तो फिर बिलाखिर तो अदालत जरूर देखेगी। लेकिन इस वक्त हमें यही तवक्को रखनी चाहिए कि ये मामला सोमवार को आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, 3 और 7 दिन के दरमियान में वोटिंग हो जाएगी। तो सर क्या आइन में इस तरह की प्रोविजन है कि अगर कौमी असम्बली कार्रवाई और इजलास के दौरान कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, अरकान के आपस में तसादुम होता है, तब स्पीकर के पास प्रोगेटिव है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी कर सकें और तब तक वो अपना आइनी किरदार ही अदा कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में आइन या कानून में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन जाहिर है जल्जला आ जाए, कोई जंग हो जाए, तूफान आ जाए, तो वो तो मामलात और नौयत के होते हैं, उनका कोई आइनी और कानूनी जवाज नहीं हो, तो फिर एक तरह से एक फिजिकल जवाज पैदा हो जाता है, एक चीज नामुमकिन हो जाए इजलास अगर मुनक्किद करना। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत की बात है। तो सर बतौर माहिर कानून क्या आप ये समझते हैं कि अपोजिशन की जानिब से अभी जो स्पीकर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो अभी भी इजलास उन्होंने 25 को बुलाया है वो भी उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया है, क्योंकि जो 14 दिन की उनके पास एक मुद्दत थी आईनी, उससे उन्होंने तजावुज किया, बेशक जवाज OIC कॉन्फ्रेंस था और जगह की अवेलेबिलिटी नहीं था? जी, इस बात में वजन है, ये इजलास होना तो 22 ही को चाहिए था या उससे पहले, लेकिन बहरहाल अब 25 को अगर हो गया इजलास तो हो गया, 3 दिन ताखीर से हुआ, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तो सर आर्टिकल 63A, अब क्या ये तशरीह तलब मामला था जिस पर हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से इसकी तशरीह तलब कर रही है? देखिए, किसी भी शक के हवाले से अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ जाए या कोई सवाल बनाना चाहे उसके हवाले से और उस सवाल को सदर मुमलिकत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाए तो एक सवाल तो बन जाता है, एक रेफरेंस बन जाती है। वो बहुत कोई अच्छी रेफरेंस हो या वो रेफरेंस वादियुन नज़र में
एक इख्तरा हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला अब आ गया है, कुछ ना कुछ जवाब तो वो देंगे आइन और कानून के मुताबिक। बहुत से लोगों का ख्याल है बशमूल मेरे कि ये रेफरेंस ना दायर होती तो बेहतर था। जो मुरवजा और मुसल्लम आईनी और कानूनी अमल है उसको चलने दिया जाए, और वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक तरह से उसके हवाले से एक शक पैदा करने की कोशिश की गई है कि क्या ये वोट गिने जाएंगे, अगर गिने जाएंगे तो जो अरकान हैं क्या वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे। तो मकसद इसका जाहिर है एक खौफ की फिजा पैदा करना है। अच्छा सर, जैसे आपने भी कहा कि आपकी जाती राय में ज़रूरत नहीं थी, और एक ये प्रिवेलेंट नज़रिया है अभी भी कि 63A क्लियर था, लेकिन नाअहली की मुद्दत के हवाले से, उसके तयन के हवाले से हुकूमत को जाना पड़ा। मोअज़्ज़ज़ जैद साहबा ने भी कहा कि ये एक अभी गौरतलब मामला है। क्या आप समझते हैं कि ताहयात नाअहली वाला जो एक तशरीह है वो जस्टिफाइड रहेगी, या फिर हुकूमत अपनी तरफ से टाइम बाय करने के लिए ये सारा कुछ कर रही है? सर देखिए, टाइम तो इससे नहीं है मिल रहा हुकूमत को, क्योंकि जो कौमी असम्बली का अमल है वो तो जारी है, मासवाए ये कि सोमवार को कुछ और हो जाए। तो इस रेफरेंस की वजह से तो टाइम मजीद हुकूमत को नहीं मिल रहा। रेफरेंस की वजह से ये ज़रूर है कि जो एक थोड़ी सी बेयकीनी की कैफियत है उसमें इजाफा हो रहा है कि आखिर क्या फैसला आएगा, क्या जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे। जाहिर है उस सूरत में उनमें से अक्सर फिर वोट नहीं करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ। तो ये एक ठीक है, एक सियासी और आईनी एक अमल है जो हुकूमत ने शुरू किया है, शायद उनको इसका हक हो। अच्छा राजा साहब, अगर ताहयात नाअहली वाली ऑप्शन सामने आ जाती है और अगर ये तलवार 63A में ताहयात नाअहली की अरकान पर लटकती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ 95 आइन का जो आर्टिकल है वो अदम एतमाद के हवाले से पूरे कवानीन और पूरा तरीकाकार वज़ा करता है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर ताहयात नाअहली वाली तलवार लटकती रहेगी 63A की तशरीह के बाद, तो 95 जो आर्टिकल है उसकी कोई अफादियत रह जाएगी, या फिर अरकान के हवाले से जो इख्तिलाफ राय है हुकूमती पॉलिसी के साथ करना या कानून साजी में, क्या फिर वो इख्तिलाफ राय कर सकेंगे किसी सूरत में? जाहिर है कि फिर जो पार्टी के मेंबरान हैं उनके लिए तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना, जबकि अभी तक तो हमारी समझ यही थी कि 63A ये कह रहा है कि आप अगर अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देंगे तो वोट तो आपने दे दिया, वोट गिना जाएगा, लेकिन आपको अपनी सीट से महरूम होना पड़ेगा। इससे ज्यादा इस वक्त तक तो कुछ नहीं था। और ये भी याद रहे कि ये तमाम मामला जो है पहले सन 97 में और उसके बाद 18वीं तरमीम की शक्ल में 2010 में आया, उससे पहले तो कोई कदगन नहीं थी। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें अपनी ही पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया जाए, पूरी दुनिया में एक मुरव्वज अमल है, और इसी से बिलुमूम इन हाउस चेंज आया करता है। तो ये एक जमहूरी रिवायत का तो यकीनन ये बात हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अब 63A का इजाफा हो गया है तो उसको हमने देखना है, और उसको एक उसी तनाजुर में देखना है जिसमें वो आया है और जो उसका मतन है। मतन यही है कि अगर पार्टी का सरबराह ये चाहेगा, कोई यकीनी बात भी नहीं है कि वो शख्स जो है अपनी नशस्त से महरूम हो जाएगा, ऐन मुमकिन है कि पार्टी का सरबराह उसके खिलाफ कोई अमल ना करे और उसका जो जवाब है पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने का उसको तस्लीम कर ले और मामला खुशूसलूबी से तय हो जाए। लिहाजा 63A में बजाते खुद कोई ऐसा अंसर नहीं है कि वोट खिलाफ करने वाला किसी अखलाकी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहेगा। इसमें एक सियासी एक ये फैसला है, और उस सियासी फैसले को बिलाखिर एक सियासी शख्सियत ने, जो कि पार्टी का सरबराह है, उसने देखना है और उसके हवाले से कदम उठाना है या नहीं उठाना, ये एक सियासी फैसला है। तो मुझे तो बहरहाल ये नजर नहीं आता कि कैसे अदम एतमाद में अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला किसी अखलाकी जुर्म का मुर्तकिब होता है जिसकी वजह से उसको ताहयात नाअहल किया जाए आइन के 62 एक अलिफ के तहत या फे के तहत। तो राज साहब, ये जो नाअहली है, ठीक है, ताहयात नाअहली का तो खैर अभी फैसला आना है, लेकिन जो 63A के तहत अभी जो नाअहली की जो तरीकाकार दिया गया है, क्या ये नाअहली सिर्फ एक हाउस के लिए है इसी टर्म के लिए, या फिर दोनों हाउसेस के लिए नाअहली कंसिडर होगी? नहीं, सिर्फ अपनी सीट से महरूम होगा। उसके बाद अगर 30 दिन बाद बाई इलेक्शन होते हैं तो बाई इलेक्शन में भी वो शख्स, इस वक्त तो यही हमारी समझ है कि वो दोबारा हिस्सा ले सकता है और आज़ाद हैसियत में या किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन भी लड़ सकता है।
देखिए, अपनी एक नशिस्त को छोड़ना, उससे महरूम होना कोई छोटी बात नहीं है। एक शख्स जो MNA इलेक्ट होके आया होता है वो कई बार सोचता है नशिस्त से महरूमी के हवाले से। लिहाजा नशिस्त से हट जाना, नशिस्त का छिन जाना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो राज साहब, पार्टी एलिजियंस, इस पे बड़ा अभी जो मौजूद जय साहबान के साथ भी बहस और जो रिमार्क्स हैं उस पे बहुत बात चल रही है। एक तो हैं वो मेंबरान जो इलेक्टेड हैं जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, फिर दूसरी सूरत हाल में वो जो रिजर्व सीट्स पर आते हैं, वो वुमेन रिजर्व सीट्स पर हों या वो माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स पर हों, जो इलेक्ट नहीं हैं, जो रिजर्व हैं, क्या उनके लिए भी फिर यही कानून लागू होगा इस मौजूदा सूरत हाल में, अगर वो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना चाहें तो? देखिए, कानून तो एक ही है। आइन ने कोई तफरीक नहीं की कि रिजर्व सीट्स पे आने वाले के लिए अलहदा कानून होगा और डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आने वाले के लिए अलहदा कानून होगा। कानून तो एक ही है, लिहाजा उसका इतलाक सब पे होगा उसी तरह। तो ये जो रेफरेंस अभी हुकूमत की जानिब से दायर किया गया है, सदारती रेफरेंस, क्या आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत के लिए भी किसी किस्म की मुश्किलात का बायस बन सकता है? देखिए, अगर तो रेफरेंस में एक वाज़ेह फैसला आ जाता है कि जो लोग पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट करते हैं अदम एतमाद की तहरीक में, वो हयात नाअहल नहीं होंगे और एक महदूद पैराए में ही इस मामले को देखा जाएगा, वो अपनी सिर्फ नशिस्त से महरूम होंगे, तो जाहिर है कि एक जो बेयकीनी की फिजा थी जिसका फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है अभी भी, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सूरत हाल हो सकती है जो हुकूमत के लिए पसंदीदा ना हो। तो सर, इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में फिर ये सूरत हाल किसी आईनी बहरान की तरफ जा सकती है? क्या आईनी बहरान? देखिए, आइन के मुताबिक अगर अमल होता रहे, हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, हुकूमत का बनना टूटना तो कोई आईनी बहरान नहीं है अगर वो आइन के मुताबिक हो। मावराए आइन कोई अमल हो तो हम कहते हैं कि अब एक बहरानी सूरत है या आइन के खिलाफ कोई मामला हो गया। लेकिन आइन की जो मुरवजा और जो दी गई शिकें हैं उनके मुताबिक अमल होता रहे तो कोई बहरान नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।